आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव का जो एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्टिव का जो पेपर होता है उसकी तैयारी कैसे की जाती है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 12th हिस्ट्री के लिए, ठीक है, सेक्शन वाइज मैंने यहाँ पर डाटा एक तैयार किया है। इसके आधार पर आपको कौन कौन से चैप्टर डीपली आपको पढ़ना है खास करके और किस किताब से पढ़ना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट आ रहे बहुत सारे गलतियां करके आ रहे हैं, बहुत सारे गलतियों से आप लोगों को सीख मिलेगी। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब वे स्टूडेंट हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आपके साथ क्यों नहीं होगा, आपके साथ भी 100% होगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, नहीं तो सब्जेक्टिव में अगर आप पेपर खराब कर देते हो तो आपको आने वाला एग्जाम में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा और आने वाले सब्जेक्ट को भी खराब कर दोगे। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर तो लिखा है टॉपर टिप्स, और जो बच्चे कमज़ोर है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ केवल पास करना है या फिर अच्छा मार्क्स लाना है, उनके लिए भी है। यहाँ पर जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी फेल होने की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। टोटल सेक्शन वाइज 3 सेक्शन में क्वेश्चन दिए हुए, जितने भी सेक्शन का अगर आप क्वेश्चन लिखते हो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसके लिए आपको समय का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कटिंग नोट अलाउ। आप लोग क्या करते हो, आंसर अगर लिखते हो अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है या गलत लिखा जाता है, आप दूसरा चीज़ सोचते हो और लिखा जाता है दूसरा, तो आप क्या करते हो उस जगह पर इस तरीके से कट करते हो। ये गलती नहीं करना है, आपको कट करना ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसी तरह रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज अपनी भाषा में अगर आपने आंसर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा कट करके लिख सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ ऐसे भी कट मत कीजिए, क्योंकि कट करने से होता क्या है कि आपका कॉपी खराब दिखता है। तो आप लोग कट बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका वर्ड लिमिट। अब ये वर्ड लिमिट होता क्या है, वर्ड लिमिट कहने का मतलब है अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ केवल 2 पॉइंट पर ही आपको आंसर देने हैं, यानी आपको 2 लाइन में या फिर 2 पॉइंट में ही आंसर देने हैं या फिर उसका परिभाषा लिखकर आंसर देना है। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, वहाँ पर एकदम भर देंगे पूरा पन्ना। क्या उससे नंबर मिलेगा उन्हें? जी हाँ, उससे लगभग आधा नंबर मिलेगा या फिर 1 नंबर भी नहीं देंगे। अगर 2 मार्क्स का नंबर रहेगा तकरीबन आधा या हो सकता है आपका नंबर कट भी सकता है, क्योंकि आप 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो यहाँ पर नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो वर्ड लिमिट जितना बोला जाए उतना ही लिखिएगा, ओवर नहीं लिखना है। अगर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ परिभाषा ही पूछ दिया जा रहा है, आप उसका जवाब देकर आप वहाँ से लिखकर नीचे आ जाइएगा अगले क्वेश्चन में। ये नहीं कि यहाँ पर 4 लाइन 5 लाइन छूटा हुआ है उसको भी भरना है, नहीं, एक्स्ट्रा आप लोग वर्ड नहीं डालिएगा, ठीक है। वहाँ पर लिखा भी रहता है कि कितने वर्ड में आपको उत्तर देने हैं। हाँ, अगर मान के चलिए उसका परिभाषा का कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, भले जितना लाइन लगे, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ उसमें भरिए मत। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, हेडिंग पॉइंट वाइज, यानी आपको हेडिंग देना है पॉइंट वाइज। जैसे कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अक्सर ऐसा करना पड़ता है, अगर मान के चलिए जिस टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है उसी टॉपिक्स का आप पहले हेडिंग डाल दीजिए ब्लैक पेन से। हेडिंग डालने के बाद आप अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद फिर पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी रहता है या सवाल रहता है कि सर पॉइंट वाइज जो आंसर देते हैं सर उसमें तो भरा हुआ नहीं रहता, मतलब छोटा छोटा लिखा रहता है, क्या नंबर मिलेगा? अगर आपका आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड ही पॉइंट है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी है, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ये नहीं सोचना है कि पॉइंट छोटा सा है, एक छोटा सा वाक्य है, जी नहीं, उसी से रिलेटेड है, आपको नंबर मिलेंगे, कोई नंबर आपका काटेगा नहीं। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना होगा, हेडिंग पॉइंट वाइज देना है। इसके बाद जो सबसे अगला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या आपका, टाइमली अटेम्प्ट क्वेश्चन। होता क्या है कि जैसे आपको सेक्शन सी में सबसे पहले अगर आप कवर कर रहे हो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिए और सेक्शन सी में आपको सारे क्वेश्चन आ गए, तकरीबन 5 में से आपको 3 बनाने हैं और 3 क्वेश्चन में से आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। होता क्या स्टूडेंट के साथ, उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता है, वो खुश होकर बनाने लगते हैं। उसके बाद पता चलता है कि अचानक टीचर बोलते हैं कि 15 मिनट बचा हुआ है और उनका सेक्शन सी ही कंप्लीट हुआ है। सोच लीजिए अगर सेक्शन सी ही कंप्लीट हुआ है तो फिर आप आगे सेक्शन ए और सेक्शन बी कितने समय में आप कंप्लीट कर पाओगे? इतने कम समय में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट पर ध्यान देना होगा कि टाइमली अटेम्प्ट क्वेश्चन करना होगा। घड़ी ले जाने के लिए अगर इजाज़त वहाँ मिल जाए तो आप वहाँ पर घड़ी पहनकर जाइए, इससे आप टाइम देख कर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर वहाँ पर घड़ी ले जाने के लिए अवेलेबल है तो वहाँ पर देखिए कि दीवार में घड़ी है कि नहीं है, या फिर आप स्पीड लिखिए, ठीक है। टाइमली अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन में तो फिर आपका समय बचेगा, क्योंकि स्टूडेंट अभी 90% स्टूडेंट जो क्लास 10th का एग्जाम हुआ हाल ही में अभी, उसमें 90% स्टूडेंट
का कहना है कि सर टाइम नहीं मिला। ये पहला एग्जाम था उन लोग का, और थोड़ा सा एग्जाम भी मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट कहने का मतलब है ना टफ, मतलब थोड़ा सा टफ था, उतना भी टफ नहीं था। जो साल भर स्टूडेंट पढ़ते उसके लिए चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर आप लोग ये बात का ध्यान देना, ठीक है, तभी आप लोग के लिए अच्छा मार्क्स आने वाला है। और हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चन लिख कर आइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप कम से कम उसके बारे में कुछ वर्ड लिख दीजिए, ठीक है, कुछ लाइनें लिख दीजिए, क्योंकि खाली पेपर में नंबर कौन देने वाले हैं, कोई भी नहीं। अगर कुछ लिखिएगा तो एक नंबर अगर बढ़ जाता है तो कितना इंपॉर्टेंस है सोच लीजिए। एक नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक नंबर के कारण सोच लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप फेल भी हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर को टारगेट करना है और किस किताब से पढ़ना है। देखिए, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, ये जैक बोर्ड ने मुझे नहीं भेजा लिखकर, ये मैं आपको जैक बोर्ड के ऑफिशियल सेट 1 जो मॉडल पेपर निकला था, उसी मॉडल पेपर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर सेक्शन सी की बात की जाए, सेक्शन सी में जो चैप्टर है, जिस चैप्टर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो चैप्टर आप लोग आज के डेट में एकदम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा तो करना ही है या फिर किए होंगे पहले, लेकिन इन चैप्टर को एक जरा सा छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ देते हो तो बता रहे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो पहला क्या आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस टॉपिक को एकदम 100% कवर करना है, खास करके लॉन्ग वाले क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे भी तो ये जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंस है कि ये सेक्शन बी में भी पूछा गया है और सेक्शन सी में भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, टफ भी नहीं है, सारे स्टूडेंट इस चैप्टर से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 5 नंबर के जो पूछा जाता है ना, वो सत्याग्रह से रिलेटेड, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किए उस आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि वो आंदोलन कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ व्याख्या करें, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आप लोगों को कवर कर लेना है। दूसरा चैप्टर क्या आपका 7 नंबर चैप्टर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर लेना है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या आपका भक्ति सूफी परंपरा, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो आपका विचारक, विश्वास और इमारतें। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये वाला चैप्टर 4, ये थोड़ा सा सभी स्टूडेंट के लिए नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए टफ होता है। इसके बाद आपका मानचित्र पूछा जाएगा, ठीक है। अब मानचित्र ये गारंटी मैं नहीं दे सकता कि चैप्टर 1 से ही पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में चैप्टर 1 का मानचित्र था। देखिए, हर एक चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन बी में कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन आपको आज के डेट में कवर कर देना है, ठीक है, आज रात को ही कवर कर देना है। सबसे पहला जो चैप्टर वो ईट मन के तथा अस्थियां, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कवर कर देने हैं, ठीक है। दूसरा क्या आपका राजा, किसान और नगर। देखिए यहाँ पर ये जो राजा, किसान और नगर है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर सेक्शन सी में नहीं है लेकिन सेक्शन बी में है, यानी 3 नंबर के ही इसमें क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, तो इसको कवर कर देना है। इसके बाद देखिए यात्रियों के नज़रिए, यात्रियों के नज़रिए से भी आपको क्या करना है, कवर कर देना है। इसके बाद किसान, जमींदार और राज्य, ठीक है, इससे भी आपको कवर कर देना है। इसके बाद शासक और इतिवृत्ता मुगल दरबार, ठीक है, इससे भी आपको कवर कर लेने हैं। ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये छांट कर बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि आप इसमें भी छटाई कर दो, फिर हो सकता है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। आपको आज एकदम कंप्लीट कर ही देना है। अब यहाँ पर सेक्शन बी में ये लास्ट बचा 13 जो चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर ही देना है, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए में देखिए यहाँ पर ईट मन के तथा अस्थिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा विजयनगर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो चैप्टर 7 है, और चैप्टर 11 विद्रोह और राज, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ पर संविधान का निर्माण, ठीक है। और भी चैप्टर है, टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जो चैप्टर का नाम लिया हूँ ये सारे सिंपल चैप्टर है, ठीक है। आप इससे कवर कर सकते हो। ईट मन की तथा अस्थिया, विजयनगर भी सिंपल है, विद्रोह और राज भी, ये भी सिंपल है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। कम से कम इतने चैप्टर आप कवर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं कवर करते हो तो पछताओगे, तो फिर सब्जेक्टिव में आप लिख क्या पाओगे। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस किताब से पढ़े समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास गेस्ट पेपर कोई भी होगा, आपके पास वर्मा होगा या फिर आपके पास शर्मा होगा, ठीक है, कोई भी गेस्ट पेपर होगा। अगर किसी के पास कोई भी गेस्ट पेपर नहीं है तो पुराना वाला गेस्ट पेपर होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज वाला गेस्ट पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर वाला गेस्ट पेपर अलग होता है, वो आपको चैप्टर वाइज वाला जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दिया हो, तो उसको क्या करना है, उस गेस्ट पेपर से जिस चैप्टर को मैंने टारगेट करने के लिए बोला उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए। खुद से पढ़कर कंप्लीट कीजिए, वीडियो के माध्यम से भी कीजिए अगर टाइम मिलता है, नहीं तो मैं तो कहता हूं कि आप सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से उतना टाइम बर्बाद मत कीजिए, खुद से कीजिए। जैक बोर्ड में ऐसा टीचर ही अवेलेबल नहीं है जो आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन समझा सके डीपली, सच्चाई है,
ठीक है, बस आपको कोर्स बांटते फिरते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आप इन दोनों गेस्ट पेपर में से कोई भी गेस्ट पेपर हो अवेलेबल पढ़ लीजिए। इसके अलावे क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है, चाहे रिपीट है चाहे नहीं रिपीट है, उन सभी क्वेश्चन को भी पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ लेते हो इतना सब कुछ तो 100% बता रहे ना 30 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से लिख कर आओगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, बाकी जो बचे 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आप अपने से बनाकर लिख सकते हो। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा उस क्वेश्चन का आंसर, पढ़ा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया, आई होप कि आज के जो टिप्स और जो मैंने आपको चैप्टर बताया, ये सारी चीज़ आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा देते हो, उन टीचरों को आगे बढ़ा देते हो जो आपको कोर्स के नाम पर आपसे पैसे लेते हैं, आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं साल भर, और आप उन्हें इतना आगे बढ़ा देते हो सब्सक्राइब करके। लेकिन आप जो आपको रियली में सपोर्ट करते हैं, रियल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आप सपोर्ट नहीं करते हो, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आने वाले आपके भाई बहन जो भी है उन्हें रियल कंटेंट मिले जैक बोर्ड में, जैसे अन्य बोर्ड में होता है, बिहार या CBSE बोर्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।